हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हम कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक को। और इस आज लेक्चर में हम बोहर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोहर मॉडल को समझने से पहले हम स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ ए स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम को अगर जनरल वाइट लाइट बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनी हुई है, 7 कलर्स से। तो जब हम वाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जो कि एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है। ठीक है, मतलब वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी एलिमेंट को अगर हम स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। हम उनका स्पेक्ट्रम कैसे देख सकते हैं? जैसे भी किसी एलिमेंट को अगर हम हीट करते हैं तो वो हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ऐसे ही वो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, कोई भी एटम जो एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करके ग्राउंड स्टेट में या लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। कैसे? एनर्जी को रिलीज़ करके इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जो ये एनर्जी रेडिएशन से रिलीज़ करते हैं तो ये एक स्पेक्ट्रा को फॉर्म करते हैं। जो एनर्जी रेडिएशंस हैं हम उनको स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो मेन मोटा-मोटा पॉइंट। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, पेज को जूम कर देते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम ये है ग्राउंड स्टेट और ये है हायर एक्साइटेड स्टेट। जब भी एटम एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में एटम है स्टेबल नहीं होता, वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा और लोवेस्ट एनर्जी लेवल में वो आ जाता है। तो यहाँ पे ये अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन से। तो ये क्या करेगा, एक एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर्म करता है। एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि यहाँ पे रेडिएशंस क्या हुई हैं, एमिट आउट हुई हैं और हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन आया है, या हम ये कह सकते हैं एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मैंने एटम कहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। ये पॉइंट थोड़ा ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये कोई ग्राउंड स्टेट है और ये हायर एक्साइटेड स्टेट है। अब की बार जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। किस में चला जाता है? हायर एनर्जी स्टेट में। कब जाएगा? जब हम उसको हीट करते हैं या एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब की बार इसने क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो ये किस टाइप का स्पेक्ट्रा फॉर्म करेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर्म करता है, और एनर्जी को रिलीज करता है तो वो एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के जो हैं स्पेक्ट्रा थे, स्पेक्ट्रम है। और एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों के दोनों जो है लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म करते हैं। कैसा स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को ये फॉर्म करते हैं, और जो कि कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि ये कहा मैंने कि प्रिज्म है, प्रिज्म से लाइट, वाइट लाइट पास होती है जब, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है सेपरेट नहीं होती। हावेवर हम उनको इस चीज़ में कंसिडर नहीं करते कि वो एक जो है एग्जैक्टली डिसकंटिन्यूअस सॉरी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। वो कुल मिला के जो है आपकी वाइट लाइट है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है लगभग, लेकिन उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होती है, हर एक कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होती है। ठीक है, तो वाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में जो है फॉर्म होती है, और वो कंटिन्यूअसली होती है। ये रेड कलर है, ये जैसे विबग्योर फॉर्म करता है तो वॉयलेट कलर होगा, इंडिगो होगा, फिर उसके बाद ब्लू कलर होगा, YOR, ये कलर लगातार जो है सीरीज में आते हैं।
तो ये क्या है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है। लेकिन एलिमेंट की जब हम स्टडी कर रहे हैं और बात करें हम अपने स्पेक्ट्रास की, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं। मतलब उनके बीच में एक गैप होता है, पर्टिकुलर गैप होता है। ऐसे इस मान लो जैसे ऐसे बैंड्स बने हुए हैं या ऐसे ऐसे सेपरेट लाइंस होती हैं इनके अंदर, ठीक है, इसीलिए इनको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। अब बात कर रहे थे हम लाइन स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम हम किसका पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का ही लाइन स्पेक्ट्रम हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपल जो है एटम होता है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको स्टडी करना थोड़ा आसान है, इसलिए स्टार्टिंग में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ही स्टडी किया गया था। हाइड्रोजन का अगर स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन एटम है, जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया हमने हाइड्रोजन एटम से, तो ये एटम है वो डिसोसिएट हो गया और अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया एनर्जी को गेन करके। तो ये एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वहाँ पे ये स्टेबल नहीं रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में कोई भी जो एटम है वो स्टेबल नहीं होता, तो उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट आउट हो जाएगा और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये एमिट करेगा, क्योंकि एमिशन हो रहा है वहाँ पे रेडिएशंस का, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो रेडिएशंस एमिट आउट करता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, स्पेक्ट्रा फॉर्म होगा। जब हायर स्टेट से लोअर में आ रहा है या लोअर से हायर में जा रहा है तो वहाँ पे स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है बहुत सारी जो है लाइंस से बना हुआ है। तो इसने कहा है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस, इसमें बहुत सारी अलग अलग सीरीज हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे हमने ये कंसिडर कर लिया ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके जूम करके बताती हूँ मैं इसको, पेज को। ये देखिए, यहाँ पे मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो मान लो स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट से एटम कहाँ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, देन सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है। तो ये क्या है, एक सीरीज है। ग्राउंड स्टेट से एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, एक सीरीज तो ये बन जाती है। दूसरी सीरीज ये हो सकती है कि ये वही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से चला जाए। यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, या यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी पे चला जाए। तो एक सीरीज लाइंस की ये फॉर्म हो गई, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज बनेंगी, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड में, थर्ड सेकंड से फोर्थ में, सेकंड से फिफ्थ में, सेकंड से इन्फिनिटी पे जा सकता है। तो ये बहुत सारी सीरीज बनती हैं लाइंस की। तो यही बात कही है इन्होंने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे पहले जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं एक्सपेरिमेंटली, वो बाल्मर ने ऑब्जर्व की थी 1885 में। बाल्मर इन 1885 एक्सपेरिमेंट शोड स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। उन्होंने ऑब्जर्व किया स्पेक्ट्रल लाइंस को और उन्होंने उसको वेव नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है कि ये बाल्मर लाइंस हैं, मतलब ये लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, और उनको हम वेव नंबर की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। अब बाल्मर ने उनको जो है खोजा था, उनको डिस्कवर किया था, इसलिए उस सीरीज़ को उन्होंने नाम दे दिया बाल्मर सीरीज़। और बाल्मर सीरीज़ कहाँ से कहाँ जाती है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड देन इन्फिनिटी। तो ये सेकंड, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन है हायर एक्साइटेड स्टेट्स में जाता है, तो वो कौन सी है भाई, आपकी बाल्मर सीरीज है, ठीक है। एन की वैल्यू 0, यहाँ से ग्राउंड स्टेट 1 से लेंगे हम, इसमें ग्राउंड स्टेट 1 से लेंगे, सॉरी 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये मान लो ये इन्फिनिटी है। तो सेकंड से जब हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो बाल्मर सीरीज होती है, ठीक है। और अगर हम ये ग्राउंड स्टेट ले लें, हमने ये आपकी फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सॉरी ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर एक्साइटेड स्टेट्स में, तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सॉरी फर्स्ट जो हमारी ग्राउंड स्टेट है या नॉर्मल स्टेट है, तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये भी एक सीरीज बनती है जिसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। 1 से जब जाएगा तो लाइमन, 2 से जाएगा तो बाल्मर, 3 से जाएगा तो पास्कन। इस तरीके से जो है बहुत सारी सीरीज बनती हैं। तो यहाँ पे आपकी ये बाल्मर सीरीज बनती है जिसका आपको वेव नंबर फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज 109677। ये मतलब एक कांस्टेंट दे रखा है जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इनटू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से जा रहा है, -1/n²। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू, मतलब 2 से ज़्यादा ही होगी n की वैल्यू। ठीक है, तो ये है आपका वेव नंबर की टर्म्स में स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि बाल्मर ने बताई थी। फिर बाल्मर सीरीज लाइंस आर ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन। बिल्कुल, बाल्मर जो सीरीज लाइंस हैं वो कौन से रीजन में लाई करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, वो विजिबल रीजन में लाई करती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 101% ये क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर रेडबर्ग ने है, बाल्मर ने तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेट से, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जो है स्टार्ट किया था, एक स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताया था कि जो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन इन्होंने सभी सीरीज को एक्सप्लेन किया, जितनी भी टोटल सीरीज बन सकती हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो उन सब के लिए फॉर्मूला एक कॉमन बताया उन्होंने, और वो फॉर्मूला क्या है आपका, वो है ये कांस्टेंट वैल्यू इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेवलेंथ का इनवर्स होता है कौन, वेव नंबर। ठीक है, तो n1 की वैल्यू क्या है भाई, n1 की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू है। अगर n2 की वैल्यू निकालनी है तो n1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आगे जुड़ती रहेंगी ये वैल्यू। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा n2 की वैल्यू। अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही ऐड होता रहेगा। n2 की वैल्यू अगर 2 है तो n3 की n2 सॉरी n1 की वैल्यू अगर 2 है तो n3 की वैल्यू की सॉरी n2 3 कह रही हूँ मैं बार बार, 3 हो जाएंगी। ठीक है, तो रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है ये, जो सभी सीरीज के लिए वैलिड होता है। इन बाल्मर ने सिर्फ बाल्मर लाइंस के लिए बताया था। फिर इसके बाद एक रेडबर्ग कांस्टेंट है 109677 है। ठीक है, ये वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हम, वैसे तो सीरीज बहुत सारी होती है लेकिन फर्स्ट 5 सीरीज अगर हम देखते हैं तो उनको हम साइंटिस्ट ने जैसे जैसे डिस्कवर किया तो अपने नाम पे उन्होंने इन सीरीज को नाम दे दिया। तो एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो उस सीरीज को नाम देंगे लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n = 1 स्टेट से जाते हैं किसी भी और एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी भाई, लाइमन सीरीज। ऐसे ही सेकंड बाल्मर, देन पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारी सभी सीरीज हैं। अगर इनके रीजन की अगर आपसे बात कर ली जाए, 101% इंपॉर्टेंट है, इनके रीजन की आपसे बात पूछी जा सकती है। लाइमन जो सीरीज है वो लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, यूवी के अंदर। बाल्मर जो लाइन है वो लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर। पास्कन, ब्रैकेट और फंड जो सीरीज है वो IR इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद हम बात करते हैं बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। बोहर ने जो है सबसे पहले जो है हाइड्रोजन के मॉडल के बारे में ही स्टडी की थी, और उन्होंने जो है कई सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, जिनमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो एक्सप्लेन किया था कि कोई भी जो एटम है उसका न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेंगे। एक उनका जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक फिक्स्ड रेडियस होगा और उनकी फिक्स्ड एनर्जी होगी इस ऑर्बिट के अंदर, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अब हम इस पोस्टुलेट को देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। उसकी रेडियस और एनर्जी फिक्स होगी, और जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट। उन सर्कुलर पाथ को क्या कह रहे हैं हम, ऑर्बिट। ये एक्सप्लेन किया बोहर ने। बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डू नॉट चेंज विद टाइम। एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती, और जैसे ही कोई भी जो एटम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और कोई भी अगर एटम एक्साइटेड स्टेट में है तो वो वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, एमिट आउट कर देगा। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं। ठीक है,
तो ये बताया बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में। फिर बोहर ने आगे बताया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया है कि जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, अब यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी को एमिट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। इसी चीज़ को यूज़ कर रखा है यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, और डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 बाई एच। और E1 क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट है, और E2 होगा हाइयर एनर्जी स्टेट। ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ से बिल्कुल सिंपल आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नव एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही बताई थी बोहर ने, कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है भाई, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं MVR से, ठीक है। ये ME लिखा है, ME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। MEVR दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई n इंटू h बाई 2 पाई। n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, आपको कुछ भी हो सकती है। R रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कहा है ना कि एनर्जी क्या है भाई, फिक्स होती है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी जो स्टेट है यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है। तो जब ये स्टेशनरी स्टेट में है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी वो हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पहली बात, इस एनर्जी स्टेट को बताने से पहले एक दो पॉइंट और ऐड कर लेते हैं हम, और पता कर लेते हैं वो क्या है। स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड। जो ये स्टेशनरी स्टेट है इनको नंबर कर रखा है, नंबरिंग कर रखी है 1 2 3, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये बताया था 1 2 3 4 एंड इस तरीके से जो है इनको नंबर कर रखा है। तो इन्हें हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा, अगर इन स्टेशनरी स्टेट्स का अगर हमें रेडियस पता करना है तो वो सेम रेडियस रेडियस मतलब रेडियस की वैल्यू होती है RN दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ए नोट। और ए नोट की वैल्यू कितनी है 52.9 पिकोमीटर, जो है रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी बोहर स्टेट। चलो इसके बाद नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अगर हमें पता करना हो उस स्टेट की एनर्जी, अभी मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है कि एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, तो उस स्टेट की हम अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी ये ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n²। आर एच क्या है, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे भी दे रखी है। और अगर ये रही, इसकी वैल्यू कितनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होती है। ये मैक्सिममली वैल्यू आपको मे बी मिलेगी पेपर में। तो एनर्जी जो है हम लिख सकते हैं दैट इज -2, आर एच की वैल्यू यहाँ पे जो है, आर एच की वैल्यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n² हो जाएगा। अब आपको ग्राउंड स्टेट की निकाल के दिखा रखी है एनर्जी। एनर्जी ग्राउंड स्टेट की कितनी हो जाएगी, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये एनर्जी लोवेस्ट स्टेट की है, ठीक है। ये एनर्जी जो है आपकी जूल में है, और आपने कई बार जो है क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पे आपने वैल्यू और भी पढ़ी होगी। एनर्जी की वैल्यू दैट इज -13.6 n² अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -13.6 इंटू n² अपॉन z²। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। ये किस में होगी भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी जूल में ले रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अगर n की वैल्यू 1 ली है तो ये ग्राउंड स्टेट की वैल्यू दिखा दी आपको कितनी है, -2.18 और अगर एनर्जी हम सेकंड स्टेट की लेते हैं दैट इज एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट सेकंड, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, n की जगह अब की बार हम यहाँ पे ये जो n है इसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप निकाल सकते हैं इसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट जो स्टेशनरी स्टेट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अग अब हम अगर बात करते हैं
अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1/इन्फिनिटी हो जाएगी तो एनर्जी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन है वो भाई फ्री हो जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और उसे हम आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम कहेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है एमिट आउट हो जाएगा कहाँ से, हाइड्रोजन एटम से। ठीक है। अब बोहर ने अपना फोर्थ जो पोस्टुलेट दिया था, उन्होंने कहा है कि जो ये बोहर थ्योरी है वो एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या है, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, इन सभी के पास क्या है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी दैट इज ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, जूल में है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने आपको बता दी है। ठीक है। ऐसे ही जो रेडियस है उसको भी हम लिख सकते हैं 52.9 अपॉन जेड इंटू एन स्क्वायर। ये किस में है, पिकोमीटर में है। और जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का ले सकते हैं। अगर हीलियम दे रखा है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे हम यहाँ पे 2, और लिथियम का दिया होगा तो 3 पुट कर देंगे, और एन की वैल्यू हमें हिसाब से दी होगी कि कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है, अगर हम बात करें बोहर के मॉडल के बेस पे अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, तो बोहर अपना सेकंड एजम्पशन यूज करते हैं कि जो रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हुई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और अगर रेडिएशन एमिट हुई है तो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट से। अगर दो, और जैसे हमने स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी तो देख ली, अब हम दो ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी के इसका गैप देख रहे हैं कि कितना है। इसकी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों का डिफरेंस ले देंगे तो वही है डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस इनिशियल, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -R/H/n f² माइनस ऑफ RH/n I इनिशियल का स्क्वायर। ये देखो, ये यहाँ से वैल्यू ली गई है, ये वाली वैल्यू ली है, इसमें एक बार इनिशियल के लिए पुट कर दी है, एक बार फाइनल के लिए वैल्यू पुट कर दी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और वहाँ पे बस हमने वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं है। और इनके बीच का डिफरेंस लिया है। इसको सोल्व किया जब हमने तो वैल्यू निकल के आई डेल्टा ई की 2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू 1/n1² माइनस 1/n फाइनल स्क्वेयर। कई बार आपको माइनस दिया होगा तो उसमें लिखा होता है n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, वो यहाँ पे चेंज होता है, फाइनल को आगे लिख दें और इनिशियल को बाद में लिख दें। ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हमसे पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एमिशन ऑफ फोटोन। अगर एमिशन या एब्जॉर्प्शन के दौरान हमने फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ई बाय एच हो जाएगा। वेव नंबर अगर आपसे पूछे तो वेव नंबर बता सकते हैं आप, न्यू इज इक्वल टू 109.677 इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर, वहाँ से निकाल सकते हैं वेव नंबर। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी हम कहाँ से निकाल लेंगे, डेल्टा ई का हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे निकाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, RH/H इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3.29 गुणा 10⁻15 1/n1² माइनस 1/n(f²। ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लेना फ्रीक्वेंसी के लिए, 3.29 इंटू 10⁻15 इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर। ठीक है। चलो, अब की बार वेव नंबर है, वेव नंबर को भी लिख रखा है, वेव नंबर हमने पीछे भी पढ़ा है, कहीं से भी कौन सा भी यूज कर लो, लेकिन कर लो फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा के रिगार्ड में, तो आपसे ये पूछ लिया जाए एनर्जी क्या पॉजिटिव किसके लिए होती है और नेगेटिव किसके लिए होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एनर्जी उसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ऐड की है मतलब प्लस की है, तो डेल्टा एन ई एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
और अगर हमने एनर्जी क्या की है, मतलब एटम ने एनर्जी रिलीज की है, इलेक्ट्रॉन ने हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आकर, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। तो पढ़ लेते हैं एक बार ये पॉइंट। अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और किसी के लिए उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और दूसरा, अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके बारे में तो इन्होंने बता दिया, लेकिन स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर भी स्प्लिट होती हैं जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन से स्प्लिट होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर, तो वो जीमान अफेक्ट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस पे जीमान अफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और अगर स्पेक्ट्रल लाइंस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से स्टार्क अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये है मेन जो उसकी लिमिटेशंस थी। और एक ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो एटम्स हैं उनकी एबिलिटी है केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की। एटम्स की जो एबिलिटी है मॉलिक्यूल्स से कुड नॉट एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड से। मतलब एटम्स मिलके केमिकल बॉन्ड से एटम्स जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी जो है बोहर नहीं दे पाए थे। तो दो तीन लिमिटेशंस थी जिनको जो है बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पेपर में पूछा जा सकता है, गारंटी है 101%। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम है, what are the frequency and wavelength of photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to the n is equal to 2 state है। फिफ्थ स्टेट से सेकंड स्टेट में जो है हाइड्रोजन एटम आ रहा है, इसका मतलब एमिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिशन। और दूसरी बात, फिफ्थ स्टेट से सेकंड में आ रहा है, सेकंड किसके लिए थी, बाल्मर की। n इज इक्वल टू 1 फॉर लाइमन, n इज इक्वल टू 2 फॉर बाल्मर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो दैट इज डेल्टा ई बाई एच होता है, और उस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/n² माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर कर रखा है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। फाइनल का 5 है, इनिशियल का 2 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 2 है, सॉरी 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू यूज़ कर देते हैं, और एच जो है हम एच की वैल्यू हमें पता है। एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। बस वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल जाएगी। और अगर वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू होता है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा आप पढ़ते हो, तो बस उल्टा करना है। लैम्डा को इधर भेज दो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से निकाली, वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम मतलब सेकंड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2.11। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है मैंने, और इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें एनर्जी निकालनी है। तो उसकी स्टेशनरी स्टेट के लिए हमें निकालनी है। तो स्टेशनरी स्टेट के लिए वैल्यू क्या थी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 2, हीलियम के लिए 2 होगी। इस फॉर्मूले में हम एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो E1 हो जाएगा, एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो 2.1 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जेड की जगह 2 और एन की जगह 1। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस की वैल्यू मैंने बताई थी 0.0529 नैनोमीटर में है। वहाँ पे हमने पिकोमीटर में ले रखी थी अपने जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रही 52.9 n² अपॉन जेड। पिकोमीटर 10 की पावर -12 होती है,
तो बस कुछ नहीं है, ज़ीरोज़ को इधर-उधर कर लेना, यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देना। और n इसके लिए क्या है, हीलियम है, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 पुट करनी है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी फर्स्ट स्टेट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये था आपका रिगार्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें मैंने आपको बोहर मॉडल को एक्सप्लेन किया है कि क्या लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और हाइड्रोजन एटम को जो है हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा है वो बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया है और क्या उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए हैं। तो ये जो है लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।